नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है चुनावी समर, ओबीसी वोटों पर नजर। जी हां, यही है आज का मुद्दा जिस पर करेंगे प्राइम डिबेट। आपको बता दें कि ये आज मुद्दा क्यों है, क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन यह जंग अब ओबीसी सियासत पर भी आ टिकी है। बीजेपी के सचिवालय घेराव में ओबीसी वर्ग के नेताओं को बोलने नहीं देने के कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। बीजेपी ने प्रभारी अरुण सिंह और सांसद अलका गुर्जर ने मोदी सरकार के पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कामों को खूब बताया और इसी मुद्दे पर आज प्राइम डिबेट करते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मिशन 23 का प्लान, ओबीसी वोटों पर घमासान। पीसीसी चीफ डोटासरा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अलका गुर्जर का डोटासरा पर तंज, शायद नाथी के बाड़े से आंखें टेस्ट कराई होंगी। कांग्रेस हमेशा विभाजनकारी राजनीति करती है और विभाजनकारी राजनीति का उनका सोच और उनकी बौखलाहट, जिसमें कल डोटासरा जी कहते हैं कि मंच पर एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उद्बोधन नहीं था। मुझे लगता है वो नाती के बाड़े से जाकर अपना आईडीएस करा कर आए होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बोले, प्रदेश में नहीं बन रहा ओबीसी का सर्टिफिकेट। राजस्थान में गहलोत सरकार है, उन्होंने राजस्थान के 7 जिलों में जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनका 3 साल पिछले 4 सालों से उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। पीसीसी चीफ का आरोप, बीजेपी ने कल सभा में ओबीसी को किया दरकिनार। ओबीसी का राग अल्पाने वाले, ओबीसी की राजनीति करने की बात करने वाले, विश्व को अपने आप की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले, जो 50% से ऊपर ओबीसी है, उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर एक भी वक्ता वहां पर नहीं था और न वहां पर बोला गया। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए कांग्रेस की कवायद जारी। चुनावी समर, ओबीसी वोटों पर नजर। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब लड़ाई इस बात को लेकर आ टिकी है कि कौन बड़ा हितैषी है ओबीसी वर्ग का और किसके खेमे में ओबीसी के कितने नेता हैं। ये गिनने और गिनाने का खेल सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर ओबीसी की बात करने वाली पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से जनता के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए क्या कुछ काम किया गया। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए स्वागत करते हैं। करके माधोराम चौधरी हैं बीजेपी से। माधोराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी जी, आपका स्वागत। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत। सबसे पहले चौधरी साहब आपका रुख करूंगा। दावा कांग्रेस का यह कि ओबीसी नेताओं की लंबी चौड़ी फौज हमारे पास है और आपकी नजर बीजेपी के कल के मंच पर मौजूद ओबीसी के नेताओं पर थी। गिन रहे थे आप कि कितने नेता हैं, कौन बोला या नहीं बोला। पहले जरा बता दीजिए आप जनता को, ओबीसी वर्ग को 50% से ज्यादा संख्या यहां राजस्थान में है, क्या कुछ आपकी सरकार ने काम किए? मैं हेमंत जी कहना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग है वो कर्षक और कमाऊ वर्ग है। वो सदैव अपनी मेहनत कश से पूरे देश का पेट भरता रहा है। उसकी आवाज को मुखर करने के लिए तमाम किसी भी तरीके की, चाहे आंदोलन हो, चाहे आज जंतर मंत्र पे जो रेसलर्स हैं, चाहे उससे पहले किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे कहीं पे दूसरे आंदोलन रहे हो, इस वर्ग ने सदैव लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए किस प्रकार से और ज्यादा उच्च प्रावधान हो सके ये नजीर पेश की है। आज पहली बार हमने देश के प्रधानमंत्री को संसद में ये कहते हुए सुना था उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूर्व कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने लोग ओबीसी वर्ग के आते हैं। जब प्रधानमंत्री ने ओबीसी वर्ग के प्रावधानों की, मंत्रियों की बात की, तब ओबीसी वर्ग ने उनसे बार बार चीजें पूछी। आज ओबीसी वर्ग एक मांग सबसे बड़ी करता है, वो है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप इन महिमाओं का पाठ करना बंद कीजिए, क्योंकि पूरी देश की सरकार 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोगों के लिए चला रहे हैं।
तमाम जो दूसरे सांसद हैं वो किसी मुद्दे को उठा नहीं सकते। उससे पहले अनुसूचित वर्ग के चाहे उदयराज हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे नाना पटोले हो, जब इन्होंने अपने संसदीय मंडल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्ग की आवाज को रखा तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो कहते हैं कि आरसी चौधरी साहब, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आपकी प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या कुछ किया, वो तो मैं उनसे पूछूंगा बीजेपी के माधोराम जी से कि उनकी पार्टी ने केंद्र में या जब उनकी तत्कालीन सरकार थी बीजेपी की तब क्या किया, आप ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन पहले जो मूल प्रश्न है, आपकी पार्टी ने क्या किया? आपने बस ये बताया कि आरक्षण, माफ कीजिएगा, आपने बताया कि पहलवानों के समर्थन में आप लोग वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पर आपने उनका सहयोग किया। इसके अलावा बताने को है तो काम बताइए। किसान है, पहलवान है, मजदूर है, युवा है, आज सार्वजनिक जो उपक्रम है जिसके अंदर रोजगार मिलने के अवसर है, अगर उनको बेच दिया जाएगा फिर क्या होगा? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17/4/2018 को ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उसके अंदर छेड़छाड़ की। आज ओबीसी का जो प्रतिनिधि मंडल है, जो विसंगतियां भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की, आज उनको हटाने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल मिला, उस प्रतिनिधि मंडल की जो विसंगतियां दूर करने का अगर कोई काम कर रहा, जो उन्होंने कबाड़ खाना बना दिया, उसको ठीक करने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि भाई ओबीसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं कहना चाहूंगा 1992 में कांग्रेस सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया था। 2006 के अंदर कांग्रेस सरकार ने उच्च शिक्षा में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन किया। 2011 और 12 में कांग्रेस शासन के दौरान लगभग 25 करोड़ परिवारों की जातीय जनगणना हुई। जो 2011 का कास्ट सेंसस था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उसे रोक दिया। आज पूरे देश के अंदर एक ही मांग है कि तमाम जो आंकड़े अगर योजनाएं बनाते हैं आप वर्ग के लिए कि इतना इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग है, इतना अनुसूचित वर्ग है, इतना अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, तो उनके तथ्य और आंकड़े होने चाहिए। ओबीसी के सर्टिफिकेट प्रदेश सरकार क्यों नहीं बना रही है? और बीजेपी ने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी, ये काम तो हम ही करेंगे। नहीं कर नहीं सकते, जो राज्य हैं वो जाति जनगणना कर नहीं सकते। नहीं, मैं ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। किस चीज की कर रहे हैं? ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की बात कर रहा हूं, जो अरुण सिंह जी ने कही है बात। अरुण सिंह जी को पता होना चाहिए, अरुण सिंह जी अगर अरुण सिंह जी से ये पूछने का साहस होना चाहिए, धर्मेंद्र जी वहां पे जो पत्रकार बैठे थे, कि भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार सरकारें रही है, उस दौरान आपको ये याद क्यों नहीं आया था? आज जब ओबीसी मुखर होकर जब मुद्दों पे बोल रही है और देश की सरकार को ये याद दिला रही है, और इस देश की सरकार को आरएसएस चलाता है पीछे से, उस आरएसएस के प्रमुख कौन रहे? ओबीसी वर्ग से कितने लोगों को नुमाइंदगी दी उन्होंने? हम पूछना चाहेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर कितने सेक्रेटरी ओबीसी के हैं? आरसी चौधरी साहब, कितने वाइस चांसलर ओबीसी के हैं? आरसी चौधरी साहब, मुझे बता दीजिए, बीजेपी से इतर अगर कांग्रेस की भी फिर बात करें, आप आज के दौर में तो कहेंगे कि खड़गे जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन गांधी परिवार की तरफ से कितने सालों तक अध्यक्षता रही, ये भी वहां पर सवाल फिर पूछा जाएगा। बहरहाल मैं यहां पर माधवराम चौधरी से पूछूंगा, मैं खुलकर पूछूंगा। यहां चौधरी साहब ने यह कहा कि अगर वहां कोई पत्रकार था उसको पूछना चाहिए था कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में यह बात क्यों नहीं कर ली कि ओबीसी सर्टिफिकेट उस वक्त क्यों नहीं दे दिया था। मूल बात यह है, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट देने की बात को प्रमुखता से उठाते हैं तो फिर आपकी जब सरकार थी आपने उस वक्त ये क्यों नहीं कर लिया था? माधवराम जी देखिए रविंद्र जी, देश की आपने सही कहा, देश की आबादी में से 50% आबादी आज ओबीसी वर्ग की है। आप देखेंगे कि 2014 के बाद में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और ओबीसी पे सवाल उठाए गए, उनको ओछे से ओछे शब्द के इनके मणिशंकर अय्यर ने जो शब्द यूज में किए वो भी जनता ने देखा है। और आज ओबीसी 2014 के बाद में क्यों मुद्दा बनी? बात ये कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया था, मंडल आयोग का आरक्षण तो किसने दिया था? वीपी सिंह जी की सरकार थी, बीजेपी समर्थित थी। तो ये अपने आप को श्रेय किस प्रकार ले रहे हैं? मैं इस विषय में फिर भी नहीं चाहूँगा, पर मैं ये कहना चाहूँगा रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पे 2014 के बाद में ओबीसी की अगर मेडिकल कॉलेजों में देश के स्तर पर पहले बार लागू करना, नवोदय स्कूलों में लागू करना, सरकारी जो सैनिक स्कूल है उनमें ओबीसी का आरक्षण लागू करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू किया। आज अगर कोई यंत्र खरीदने के लिए और बजट बढ़ा के, बजट कम से कम 80 गुना बजट बढ़ाया, मतलब 16,000 करोड़ का बजट करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहां तक बात आती है सर्टिफिकेट की,
भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए, पर आज विषय ये उठ रहा है कि जब आदिवासी इलाकों के अंदर जो देवासी और आदिवासी वर्ग के लोग वहां पे रहते हैं, उन लोगों को क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता कि उनकी अगर असुविधा हो रही है तो उन लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आज जिम्मेदार जो सरकार है उनके सामने ये विषय है रविंद्र जी, तो निश्चित रूप से उनके जिम्मेदार भी वही लोग हैं। एसपी मित्तल साहब, यहां आज की तारीख में अब चुनाव आने के वक्त में कौन कितना बड़ा किस वर्ग के लिए, किस धर्म के लिए जरूरी है, उसका हितैषी है, इस पर चर्चा हो रही है। जिस रूप में आज अरुण सिंह जी ने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो ओबीसी का सर्टिफिकेट हम बनाकर देंगे, इसको अगर हम लोकसभा की 25 सीटों में देखें तो 11 ओबीसी के सांसद और ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता है। प्रदेश में राजस्थान में 50% से ज्यादा यहां पर जनसंख्या और एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में ये वोट बैंक विधानसभा की सीटों को प्रभावित करता है। क्या उसी के मद्देनजर यह ख्याल आ रहा है और जो बातें यहां पर गिनाई जा रही हैं उनमें कितना दम है? नहीं रविंद्र, देखिए ये बात तो सही है कि क्या नाम से राजस्थान में क्या पूरे मतलब देश के यदि हम देखें तो ओबीसी वर्ग की जो आबादी है वो 50% है, और राजस्थान के अंदर जो आंकलन है वो करीब 100 जातियां ओबीसी वर्ग में आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के देखो दोनों अपने अपने तर्क होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो भारतीय पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया मित्तल जी थोड़ी सी सरकार ने दिया अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को। इसी प्रकार जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी ये दावा सही है कि राजस्थान में भी क्या नाम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, उसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो उनकी समस्याओं का समाधान है वो नहीं हो रहा है। जिस तरीके से 13 राजस्थान के 7 जिलों में, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, इन 7 जिलों के अंदर जो ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे, उस पर मुझे लगता है गंभीरता होनी चाहिए। अब अभी मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस से सवाल इस बात का पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किए या कम जारी किए तो जनता ने उस पार्टी को हटा दिया। आज कांग्रेस सरकार में है तो कांग्रेस की जवाबदेही है कि इस बात पे बताए कि सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है रविंदर जी, जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ओबीसी वर्ग है उसमें जो मूल जातियां जो पहले की थी, ओबीसी के अंदर कई जातियां शामिल होती रही हैं, राजस्थान में भी नई नई जातियां शामिल होती रही हैं, लेकिन जो मूल जाति थी जिनके लिए ये कहा गया है कि ये क्या नाम से अन्य पिछड़ा वर्ग की है, पिछड़ी जातियां हैं जो SC ST के में कवर नहीं होती है, उनके लिए बनाया गया। लेकिन वो जो मूल जातियां हैं, मुझे लगता है कि उनको भी अभी तक भी वो अधिकार अभी नहीं मिले जो उनको मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ दूसरी जो प्रभावशाली जातियां हैं वो भी उसका प्राप्त कर रही है। हमने देखा जो पिछले दिनों गुर्जर आंदोलन हुआ, गुर्जर आंदोलन इसी बात का था कि वो ओबीसी में थे, लेकिन उनको ओबीसी में रहते हुए अपना अपेक्षित जो जितना उनका पिछड़ा वर्ग था उसको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इसीलिए सरकार ने उनकी बात मानी और उनको 5% विशेष आरक्षण दिया। नहीं, पिछले दिनों अभी देखे 3-4 दिन पहले सुखजिंदर रंधावा जी की तरफ से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए विचार किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा चल रही है। आज की तारीख में आरक्षण अगर राजस्थान की बात करें, ओबीसी को इस दायरे को 21% से अगर बढ़ाना है तो उसमें कहां टेक्निकल पेच है? क्योंकि लगातार राज्य सरकार कह रही है कि इसमें तो उलझा दिया है केंद्र कह रही है कि यहां नियत नहीं है देने की। नहीं रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, अभी मुझे लगता नहीं है कि क्या नाम से उसको बढ़ाया जाएगा। जो अभी क्या नाम से आरसी चौधरी साहब ने कहा कि जो विसंगति है, ओबीसी वर्ग की जो विसंगति है आरक्षण की, उसको वो क्या नाम से सुधार करने की जरूरत है कि जिस जाति का जितनी हिस्सेदारी है उतना उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर जो मुद्दा है यही है कि इसका समाधान अब कैसे किया जाएगा। नहीं तो वही तो सवाल है, क्योंकि समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो समाधान निकलेगा कैसे? यही तो सवाल है। उलझाए रखो मामले को, एक इश्यू बनाकर रखो। नहीं रविंद्र, देखिए कि जब हरीश चौधरी ने, जब क्या नाम से जो कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे और जो पंजाब के भी प्रभारी है, जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण की विसंगति के लिए मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन भी दिया, उन्होंने मांग भी की, तो आपको ध्यान होगा कि जो नाम से प्रताप सिंह खाचरियावास जो दूसरे कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इस विसंगति को मतलब लेके उन्होंने विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर शायद कांग्रेस में भी एकमतता नहीं है।
दोनों सवाल का जवाब चाहूंगा। क्या कांग्रेस एकमत नहीं है आरसी चौधरी साहब आरक्षण देने के संबंध में? और जिन 7 जिलों का जिक्र यहां पर एसपी मित्तल जी ने किया, क्यों आखिर यहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे? क्या वजह है, क्या मजबूरी है? रविंद्र जी मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अगर ओबीसी आरक्षण को सुनियोजित तरीके से लागू करने का अगर कोई काम किया तो वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1998 में, तब उन्होंने लागू किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण था, एससी का जो आरक्षण था 8, उसको 8 से बढ़ा के 16% किया, और एसटी का जो आरक्षण 6 से बढ़ा के 12% अगर कोई करने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। आपके माध्यम से मैं राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो विसंगतियां भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की, उन विसंगतियों का हम अध्ययन करवा रहे। जो एसपी मित्तल साहब ने कहा कि कैबिनेट के अंदर सर्वसम्मति नहीं बन पाई, ये एक मीडिया जनित खबर थी, और जिस प्रताप सिंह खसेवाल जी का जिक्र मित्तल साहब कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं ने इस बात का खंडन किया कि मेरे खिलाफ में ये साजिश है कि मुझे किसी वर्ग विशेष के खिलाफ में खड़ा किया जा रहा है। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि वो सुनियोजित तरीके से लागू हो, उसका अध्ययन ढंग से करा लिया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर लोगों को असुविधा ना हो। इसलिए कांग्रेस सर्वसम्मति से एक साथ में हम 21 को 27% करने के लिए ओबीसी वर्ग की एक लंबे समय से मांग है। माननीय मुख्यमंत्री ने ओबीसी आयोग केंद्र की सरकार को पत्र लिखा। तमाम जो 92 हमारी जो जातियां हैं उनकी संख्या के आंकड़े तार्किक और तथ्यात्मक तरीके से डाटा संकलन हो, और संकलन होने के बाद में राजस्थान की सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अलग अलग राज्यों के अंदर ये आंदोलन उठ रहे हैं, केंद्र की सरकार क्यों नहीं ये सुचिता के साथ में आगे बढ़ती? क्यों नहीं हमने 2011 के अंदर जो जातीय जनगणना कराई थी उसके आंकड़े जारी करने से बच क्यों रही है? वो इतनी हितैषी अपने आप को दिखाती है, वर्गों में अगर बांटने का काम करती है। मैं कह रहा हूं कि 11 में जातीय जनगणना हुई थी, 14 तक तो आप भी उसको लेकर बैठे रहे थे ना, यूपीए सरकार ने भी तो उसको जारी नहीं किया था ना, आप दूसरी सरकार पर उसको डाल रहे हैं। वो कभी आरक्षित वर्ग को अपनी मुख्य धारा में मानते ही नहीं है, ना अपने मुख्य पदों पर आसीन करते। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हैं, ओबीसी वर्ग के बहुत लंबे समय बाद में मुझे लगता है पहली बार यहाँ पे दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उससे पहले सैनी साहब रहे। कभी भी काम करवाते हैं उन्हें दायित्व और मुख्यमंत्री और तिजोरी को सौंपी, कब सौंपेंगे? ये सतीश पूनिया जी को ऐन वक्त के ऊपर ओबीसी के व्यक्ति थे जिनकी वजह से ग्रामीण अंचल के अंदर जिला प्रमुख जीत के आए, प्रधान जीत के आए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास हुआ कि ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं कोठियार की चाबी दी जाएगी। आरसी चौधरी साहब बात ऐसी हो ही रही है, ठीक है, एक मिनट आरसी चौधरी साहब मुझे गिनाइए जरा, एक मिनट अगर आप उनके गिना रहे हैं ओबीसी वर्ग के नेता, मुझे गिनाइए, राजस्थान से ओबीसी वर्ग के अपने कांग्रेस के नेताओं को गिनाइए जरा। राजस्थान से अगर मैं गिनाऊंगा तो राजस्थान के अंदर तो एक लंबी फहरिस्त है। गिनाइए। जब सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग से आता हो, उसके बाद में जब देने वाला ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो हर वर्ग के व्यक्ति से, हर विधायक से, गिनती कर लेते हैं विधायकों से कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं, ठीक है। और यही तो उसके बाद है, आप एक मुख्यमंत्री बना दीजिए और मंत्री रहने दीजिए, ये ओबीसी वर्ग डिमांड कर रहा है। नहीं, इसके आगे भी तो गिनती होगी ना, नाम गिनाइए ना। अब आप अगर यहाँ पर इससे आगे की गिनती क्या होगी? बीजेपी में ओबीसी नहीं है, आप अपनी पार्टी के नेताओं बताइए ना, जिनको राजस्थान में आपने ओबीसी के वर्ग को जिम्मेदारी दी हो। ओबीसी को डिक्लेयर करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। गोविंद डोटासरा जी पीसीसी के चीफ है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। जब संगठन के मुखिया ओबीसी से, सरकार के मुखिया ओबीसी से, और फिर आप कहेंगे पीछे नीचे मंत्रिमंडल के नाम बताए, और मैं बहुत से बता दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं मुखिया होना चाहिए। मुखिया की जिम्मेदारी कब देगी भारतीय जनता पार्टी? ये ओबीसी वर्ग पूछ रही है। माधवराम चौधरी जी, अब बताइए मेरे को आप ये कि अगर अरुण सिंह जी आज ये कह सकते थे कि हम ओबीसी सर्टिफिकेट बनाएंगे हमारी सरकार, तो उनको इससे कहने में क्या परहेज था कि जब हमारी सरकार आएगी, अगर आती है बीजेपी की, तो 21 से 27% हमारा आरक्षण कर देंगे ओबीसी का? ये नहीं क्यों नहीं कहा? देखिए रविंद्र जी, वैसे तो कांग्रेस की शुरू से ही आदत है तुष्टीकरण की राजनीति और विभाजन की ये राजनीति करती है, परंतु जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और ओबीसी वर्ग से हैं, तो कांग्रेस को अपने आप की पीड़ा भी है। परंतु मैं कुछ उदाहरण इनके देना चाहूँगा। ये जिस प्रकार की राजनीति करते आए हैं, मनमोहन सिंह जी ने हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया, यूपी में दिया, या मैं कहूँगा एमपी में दिया, परंतु इनकी मंशा ठीक नहीं थी। इन्होंने मात्र एक सरकारी ऑर्डर निकाल के किया और कोई संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं दिया, तो वो कोर्ट में मात खानी पड़ी और उन्हीं लोगों को आज भी आरक्षण नहीं है। मोदी जी ने आने के बाद में सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया, दर्जा देके और उनको वास्तविक जिन जातियों को मिलना चाहिए उनके बारे में विचार किया गया।
तो आप इनकी मंशा ठीक होती अगर, और जब नहीं आपकी मंशा, अरे मैं बता रहा हूँ आपकी मंशा ठीक होती। आज जिस प्रकार 9 साल से देश की सबसे ताकतवर सरकार ये बताने से क्यों हिचक रही है? ये दम भरिए ना आपने कि हमने दिया है, जो विसंगतियां थी वो हमने दूर किए। हम कह रहे हैं आपने विसंगतियां पैदा की राजस्थान में, जिसका खामियाजा ओबीसी वर्ग भुगत रहा है, और उसको दूर करने का काम हम कर रहे हैं। और ओबीसी वर्ग का पार्टी का अध्यक्ष और ओबीसी वर्ग के नेता माननीय मुख्यमंत्री के सामने जाके जब तथ्यों को रखा और अध्ययन करा के हम उन विसंगतियां जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की उनको दूर करेंगे। आपको तो यह भी पता होना चाहिए कि जब जाटों को आरक्षण मिला था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस दिन जैसलमेर में थे, और उनको मजबूरी में, जब केंद्र ने अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दे दिया था तो मजबूरी में देना पड़ा था। आपने कौन सा काम कर दिया ओबीसी के लिए, तो ये भी तो बताइए कि हमने ये आरक्षण जारी कर दिया। ये बातें रहने दे आरसी साहब, इनमें कुछ नहीं है। आपने आप डबल काहे का कर दिया आपने? आप ये अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू किया, पूरी दुनिया जानती है। और उनको किस प्रकार आरक्षण देना पड़ा, जब देना ही नहीं चाह रहे थे, यहाँ पे संघर्ष हो रहा था पूरे राजस्थान में, तो उसके बाद में भी अशोक जी के जू नहीं रहेगी। और जब अटल जी ने दे दिया तो मजबूरी में इनको देना पड़ा, और वो भी आरक्षण जो दिया गया वो पूरा नहीं दिया गया। धौलपुर और भरतपुर के जाटों को वंचित रखा गया, वो आज भी वंचित है। तो उसके लिए जिम्मेदार आप लोग ही है, आपने उनकी विसंगतियों को ठीक करते। एसपी मित्तल साहब, मैं आखिर में आपसे जानना समझना चाहूंगा, प्रदेश के लोगों के जरिए, प्रदेश के लोगों के लिए ये जो प्रेम उमड़ रहा है कांग्रेस और बीजेपी का ओबीसी वर्ग के लिए, ये कितनी महत्ता, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं चुनावों में? क्या ट्रेंड रहता है ओबीसी वोटर का, और आज की तारीख में ओबीसी वर्ग क्या देख रहा है दोनों ही दलों की नजर में अपनी अपेक्षाओं के लिहाज से, और क्या वो सोच रहा है, किस तरह की तैयारी और लामबंदी वो करने को तैयार हो रहा है जो मुद्दे उठ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए रविंद्र, जो दोनों पार्टियों की जहां तक बात है, मेरा मानना है कि चूंकि ओबीसी का वोट बैंक सर्वाधिक वोट बैंक है। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ किसी कि चुनाव के दौरान ये बताएंगे कि हम ज्यादा हितैषी हैं ओबीसी वर्ग के। अब ये जनता को ये फैसला करना होगा कि क्या नाम से कौन हितैषी है, किसके कारण क्या नाम से समस्याओं का समाधान। नहीं बताइए, मतलब अभी आज की तारीख में ओबीसी वर्ग की क्या समस्या है, किस तरह की अपेक्षा है? नहीं, राजस्थान में तो जाहिर तौर पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रेम उमड़ रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, क्योंकि इस वर्ग को कोई नाराज करके बिल्कुल भी राजस्थान की सत्ता की चाबी हासिल नहीं कर सकता, और खुश इनको कैसे किया जाए इसकी कवायद और इसकी कोशिश में हर कोई जुटा हुआ है। आज का सवाल जो हमने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूछा था प्राइम डिबेट को लेकर, वो ये था कि विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण क्या बड़ा मुद्दा बनेगा? बहुत सारे वोट्स हमारे पास आए, इसमें हाँ में 79%, 79% लोगों का यह कहना है, यानी कि बड़ा वर्ग ये मानता है कि हाँ ओबीसी का मुद्दा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रह सकता है, और ना में बाकी 21% लोगों ने हमको जवाब दिया है। इसी के साथ प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद।